चैप्टर 2 पढ़ेंगे आरोह भाग का, आरोह बुक का गद्य भाग 4/55। ठीक है, मियां नसीरुद्दीन। चैप्टर कौन सा है? मियां नसीरुद्दीन। ठीक है, और इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। ठीक है, लेखिका है इसकी कृष्णा सोबती, पाठ का नाम है मियां नसीरुद्दीन। कृष्णा सोबती का जन्म हुआ 18 फरवरी 1925। ठीक है, गुजरात में हुआ, पश्चिमी पंजाब में, और वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। ठीक है, प्रमुख रचनाएं इनकी है जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये उपन्यास है। ठीक है, डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये सारी इनकी कहानियां हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये शब्द चित्र और संस्मरण है। ठीक है, इनको प्रमुख सम्मान मिला है, साहित्य अकादमी सम्मान मिला, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान मिला, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी उनको मिले, यानी कि साहित्य अकादमी की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी ये। ठीक है ना, वो सम्मान भी मिला, और इसके अलावा कई दूसरे राष्ट्रीय सम्मान भी इनको मिले। इनकी मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 में हो गई, यानी कि भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2019 में 2 साल पहले ही ये गई है इस दुनिया से, मतलब स्वर्ग सिधार गई है। ठीक है, 1 मिनट। अब हम ये जो मियां नसीरुद्दीन अपना चैप्टर है, ठीक है, ये कृष्णा सोबती द्वारा एक संस्मरण है। संस्मरण है, संस्मरण क्या होता है? किसी को याद करके उसके व्यक्तित्व के बारे में लिखी गई रचना। ठीक है, संस्मरण क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को याद करके उसके व्यक्तित्व के बारे में लिखी गई रचना को हम संस्मरण कहते हैं। तो मियां नसीरुद्दीन जो हमारा पाठ है वो क्या है? एक संस्मरण है। और इस संस्मरण में इस लेखिका ने, ठीक है, शब्दों का ऐसा चित्र खींचा है कि हमें, मतलब मियां नसीरुद्दीन का व्यक्तित्व ऐसे लगता है जैसे हमारी आंखों के सामने साकार हो रहा हो। शब्द चित्र मतलब शब्दों के द्वारा चित्र उपस्थित हो जाना। ठीक है, तो ये इनका संस्मरण है जो एक शब्द चित्र है। शब्द चित्र मतलब जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमें जो इस मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व के बारे में इस पाठ में बताया गया है, तो ऐसा लगता है इसको पढ़कर कि जैसे उसका जो शब्द चित्र, मतलब उस शब्दों के साथ साथ, ठीक है ना, जो हम शब्द पढ़ते जा रहे हैं उनके साथ साथ मियां नसीरुद्दीन का चित्र, वो सारी चीज़ें हमारे सामने जैसे साकार हो रही है। मतलब हमें एक इमेजिनेशन, एक कल्पना होने लगती है कि हाँ ऐसा हो रहा, ऐसा व्यक्तित्व होगा, उसने ऐसे बोला होगा, उसने ऐसे किया होगा, है ना। ये सारी बातें हमारे सामने आने लगती हैं। और जो मियां नसीरुद्दीन है, ये हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इनकी जो रचना है उस हम हशमत में और भी कई व्यक्तित्वों के बारे में बताया गया है, उसमें से एक मियां नसीरुद्दीन, ठीक है, उसमें से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई, नानबाई मतलब क्या होती है? नानबाई हम किसको कहते हैं? रोटियां बनाने वाले को। ठीक है, नानबाई मतलब जो रोटियां बनाता है उसको हम नानबाई कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन क्या खानदानी नानबाई है, उनके खानदान का पेशा है रोटियां बनाना। नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनके रुचियों, उनके स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है, उनके बारे में हमें सब बताया गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें खानदानी महारत को बताते हैं। जो मियां नसीरुद्दीन है वो क्या है? उनका मसीहाई अंदाज है, मतलब वो अपने आप को एक श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं, अपने आप को खानदानी नानबाइयों में सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। उनके पास वो हुनर है जिससे वो अपने आप को मसीहा मतलब यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त है? महापुरुष के लिए। ठीक है ना, तो वो अपने मसीहाई अंदाज में क्या करते हैं? रोटी पकाने की कला
रोटी किस तरीके से बनाई जाती है, उसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है। ये रोटी पकाना क्या है, एक कला मानते हैं वो। ऐसे नहीं कि रोटी उठाई, बेली, सेक दी, खा ली और हो गया काम, ये नहीं। वो रोटी बनाने को एक कला मानते हैं और उसमें अपने ख़ानदानी महारत को बताते हैं। और रोटियां बनाने की कला उनका क्या है, ख़ानदानी पेशा है। उसमें अपने आप को वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वो रोटियां बनाने का जो हुनर है वो उनके पास है। फिर है, वे एक ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। पेशे को क्या बताते हैं, वो एक व्यवसाय या सिर्फ व्यापार नहीं बताते, उसको एक कला बताते हैं, ठीक है। और कला ऐसे ही किसी को नहीं आ जाती। कला को हासिल करने में बहुत सारे मतलब कि संघर्षों से गुजरना पड़ता है, तब जाके हमें कोई कला हमें हासिल होती है। तो ये कह रहे हैं कि वो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। मतलब उनका क्या मानना है कि किसी भी काम को पहले करो फिर सीखो, ठीक है। हम किसी भी काम को बिना किए नहीं सीख सकते, और करने के बाद हमारे पास अपने आप हुनर आता है, और वो हुनर है वो कला में तब्दील हो जाता है, ठीक है। अब अपना चैप्टर है मियां नसीरुद्दीन। यहाँ पर लेखिका जो है, चैप्टर 2 है, पार्ट 2 है। पार्ट 2 है मियां नसीरुद्दीन, आरोह बुक का है, गद्य भाग का है, ठीक है। अब साहबो, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीह यहाँ पर लेखिका कह रही है कि साहबो वो हमें जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको संबोधित करते हुए कह रही है। क्या कह रही है, साहबो, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नान बाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे लुत्फ उठाते उनके मसीही अंदाज का। अब यहाँ पर लेखिका कह रही है कि एक दिन अचानक से उनको मटिया महल की तरफ से गुजरना पड़ा, वहाँ से उनका निकलना हुआ, ठीक है। जैसे वो वहाँ से निकली तो जैसे मान लो राजनीति है, साहित्य है, कला के क्षेत्र में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, ठीक है। और उन महापुरुषों की भीड़ में राजनीति के क्षेत्र में भी कई महापुरुष हुए, साहित्य के क्षेत्र में कई महापुरुष हुए, ठीक है ना। और कला के भी हजारों हजार महापुरुष हमारे सामने हैं। तो यदि वो उस मटिया महल की तरफ से ना गुजरती तो इन सब महापुरुषों की भीड़ में, धूम धड़के का मतलब यहाँ पर क्या है, इनकी भीड़ में जो नान बाइयों की मसीहा है, रोटी बनाने वालों का जिनको मसीहा माना जाता है, ठीक है, रोटियां बनाने वाले में सर्वश्रेष्ठ, उन सर्वश्रेष्ठ मसीहा मियां नसीरुद्दीन को वो कैसे पहचानती और कैसे मज़ा उठाती उनसे बातें करने का, उनके बारे में जानने का उनको पता कैसे चलता और उनको आनंद कैसे आता। तो ये कैसे हुआ, जब लेखिका उस मटिया महल की तरफ से गुजरी। मटिया महल स्थान है, ठीक है ना, स्थान का नाम है। उसकी तरफ से जैसे ही लेखिका गुजरी वहीं पर उनकी क्या हुआ, नसीरुद्दीन शाह से मुलाकात हुई। फिर वो कह रही कि हुआ यह है कि हम एक दोपहरी, लेखिका आगे बता रही है कि क्या हुआ, कि हमारे साथ क्या हुआ कि हम एक दोपहर को जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। जामा मस्जिद है, ठीक है, वहाँ पर जो आड़ा मतलब इस तरीके से पड़ा हुआ मटिया महल, उसका स्थान इस तरीके से है कि वो ऐसे आड़ा दिखाई देता है। उसका जो मोहल्ला है गढ़ैया, ठीक है, मोहल्ले का नाम क्या है, गढ़ैया। उस मोहल्ले की ओर से निकल गए, मतलब हमारा उधर से निकलना हुआ। कौन कह रहा है, लेखिका, हमारा उधर से निकलना हुआ। एक निहायत ही मामूली अंधेरी सी दुकान पर, वहाँ पर उन्होंने देखा एक छोटी सी, बहुत ही मतलब निहायत मतलब बहुत ही छोटी सी दुकान है। उस दुकान में बहुत ही अंधेरा भी है, मतलब रोशनी भी पूरी तरीके से नहीं है। वहाँ पर क्या है, पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके,
पटापट मतलब वहाँ पर झटपट आटे को मढ़ा जा रहा था, मतलब आटे को गूंथा जा रहा था, ठीक है। और उन्होंने देखा कि यहाँ पर इतनी जल्दी जल्दी आटे को क्यों गूंथा जा रहा है, ऐसा सोचकर, ऐसा देखकर वो क्या करी, ठिठक के मतलब वहीं पर रुक गई। फिर सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, वहाँ पर रुकी और देखा कि हो सकता है कि शायद सेवइयाँ बनाई जा रही होंगी, पर पूछने पर मालूम हुआ, लेकिन जब लेखिका ने वहाँ पर पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो क्या मालूम हुआ उनको कि खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। आप कहाँ पर खड़े हैं, जो खानदानी नानबाई है, जिनके खानदान का पेशा है नानबाई मतलब रोटी बनाना, आप उन मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर आप खड़े हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारा आटा मढ़ा जा रहा है और झटपट जल्दी जल्दी। अब जो मियाँ नसीरुद्दीन है वो मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। ये जो मियाँ नसीरुद्दीन है वो 56 प्रकार की, 56 तरीके की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है, मतलब 56 तरीके रोटियों के अलग अलग, ठीक है ना। इसलिए ये जो मियाँ नसीरुद्दीन है वो इस काम के लिए मशहूर है। किस काम के लिए, 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका, तब लेखिका ने सोचा कि ज़रा मुझे झांक लेना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा। उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो पाया, तो क्या देखा कि मियाँ चारपाई पर बैठे, जो मियाँ नसीरुद्दीन है आराम से, बड़ी आराम से चारपाई पर बैठे हुए हैं और बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं, और बड़े आराम से बीड़ी पीने का मज़ा ले रहे हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, उनके चेहरे पर बढ़ती उम्र के निशान दिख रहे हैं, जो कि संघर्षों से उम्र से पहले पक गया है, ठीक है। आंखों में काइयाँ, भोलापन, आंखों में उनके भोलापन भी है, लेकिन चालाकी, काइयाँ मतलब चालाकी, ठीक है, लेकिन आंखों में चालाकी भी नज़र आती है, भोलेपन के साथ उनकी आंखों में चालाकी भी नज़र आती है। और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, पेशानी मतलब क्या होता है, हमारा ये माथा, ठीक है, कि और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, एक माथे पर जो लकीरें दिखाई दे रही है उससे पता चल रहा है कि एक मजे हुए, बहुत ही अनुभवी और कुशल कारीगर है। ठीक है, फिर क्या है, हमें गाहक समझ, गाहक मतलब ग्राहक, कस्टमर जिसको हम कहते हैं, कि मियाँ नसीरुद्दीन ने हमें क्या समझा, ग्राहक समझ लिया। भाई कुछ रोटियां बनाने के लिए या रोटियों को ऑर्डर देने के लिए, रोटी खाने के लिए आए हैं, और उन्होंने हमारी तरफ एक नज़र उठाई। फरमाइए, उठाने के बाद क्या बोलते हैं, हाँ भाई फरमाइए, किस लिए आपका आना हुआ, आपको क्या चाहिए, मुझसे क्या काम है, इस तरीके से कई सवाल उन्होंने लेखिका से पूछे। झिझक से कहा, अब लेखिका ने इतने सारे सवाल जब सुने थोड़ा झिझक गई कि मैं क्या बोलूं, है ना। फिर कहा कि आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, कि मैं आपसे कुछ एक आपके बारे में कुछ जानना चाहती थी, कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती थी, आपको वक्त हो तो। फिर साथ में ये भी कह रही है कि यदि आपके पास वक्त हो तो, ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप मुझे अपने शौक़ से, खुशी से बताना चाहें तो मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हज़ारी अंदाज से सिर हिलाया। पंच हज़ारी होता है मतलब 5000 सैनिक जो होते हैं उनका सेनापति जो होता है, बड़े सेनापति वाले अंदाज में उन्होंने सिर हिलाया और बोला कि ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा वक्त हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं ना, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। वो कह रहे हैं, मियाँ नसीरुद्दीन जो है लेखिका से कह रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेंगे, आप जो पूछना चाहती हैं उनके जवाब हम आपको दे देंगे, पर हमें ये तो बताइए कि आप हमसे क्या पूछना चाहती हैं। फिर घूर कर देखा, फिर हमारी ओर बड़े ध्यान से देखा, ठीक है, और जोड़ा, मियाँ जोड़ा, उन्होंने अपने मन में सोचा। क्या सोचा, पहले सोचा फिर बोला, क्या बोला, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। अखबार नवीस मतलब अखबार बनाने वाला, कहीं आप अखबार बनाने वाले तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुराफात है, ठीक है, यह तो खोजियों की खुराफात है, जो ये खोज करने वाले हैं ना, उनकी एक शरारत है तो अखबार बनाना और अखबार के लिए प्रश्न पूछना। ये जो खोज करने वाले हैं, नई नई खोजें पैदा, नई नई खोज करते हैं, ठीक है, हर चीज़ पे खोज करते हैं, शोध करते हैं, फिर सारी वो जला के दुनिया के सामने उसको बताते हैं। तो ये क्या है, ये अखबार निकालना और अखबार के लिए ऐसे प्रश्न पूछना, ये भी क्या है, शरारतियों की एक खोज है।
उनकी एक शरारत है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों, आगे कह रहे हैं कि हम तो अखबार बनाने वाले से और अखबार पढ़ने वाले दोनों को क्या करते हैं, दोनों को ही हम निठल्ला समझते हैं। मतलब हमारे लिए दोनों बेकार है, उनके पास कोई काम धाम नहीं है। कामकाजी आदमी को इससे क्या काम, वो कह रहे हैं कि जो कामकाजी आदमी है, जिसके पास बहुत सारा काम है, उन लोगों के पास फालतू का टाइम नहीं है कि वो अखबार बनाए या अखबार पढ़े। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो चलो खैर कोई बात नहीं, जब आप यहाँ तक आ ही गए हो, ठीक है, तो पूछिए आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, आगे पूछना यह था कि किस किस किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। ठीक है, यानी कि आप जो इतने प्रकार की, मतलब 56 प्रकार की रोटियां बना लेते हो, तो इसका जो हुनर है, इल्म मतलब हुनर, ठीक है, ये हुनर आपने कहाँ से हासिल किया, ये हुनर आपको कहाँ से मिला, आपने कहाँ से सीखा। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पे फेर दिए। अब यही लेखिका की ये बात सुनते ही मियाँ नसीरुद्दीन ने क्या किया, अपने आंखों के जो कंचे हैं उनके ऊपर तरेरते हुए, आंखों के कंचों को तरेरते मतलब ऊपर उठाते हुए बोले, यूं देखते हुए बोले, क्या बोले, फिर तरेर कर बोले, फिर बड़े ऐसे घूरते हुए देखकर उनको बोले कि क्या मतलब, आपका कहने का क्या मतलब है भाई। ठीक है, पूछे साहब नान भाई, अब जरा इनसे पूछो, क्या कह रहे हैं मियाँ नसीरुद्दीन, अब जरा इनसे पूछो कि जो नान भाई है वो इल्म लेने कहीं और जाएगा, रोटियां बनाने का हुनर सीखने के लिए क्या वो कहीं और जाएगा। आगे वो व्यंग में क्या कहते हैं, क्या नगीना साज के पास, नगीना साज नगीना बनाने वाले, ठीक है, उसके पास जाएगा। क्या आईना साज के पास, आईना साज मतलब दर्पण बनाने वाले के पास, क्या दर्पण बनाने वाले के पास जाएगा। क्या मीना साज के पास, क्या मीना करी करने के पास, जो मीना करते हैं ना, जैसे चूड़ियों पे, गहनों पे, आभूषणों पे मीना करी करते हैं, क्या मीनाकारी करने वालों के पास जाएगा। या फिर रफूगर, या फिर जो फटा कपड़ा फट जाता है उसके ऊपर रफू करते हैं, उनके पास जाएगा। या रंगरेज, या कपड़ों को रंगने वाले के पास जाएगा। या तेली तंबोली, या तेल बेचने वाले के पास जाएगा। या तंबोली पान बेचने वाले के पास जाएगा। क्या एक नान बाई रोटियां बनाने के लिए इन सबके पास सीखने जाएगा। मतलब मियाँ नसीरुद्दीन को लेखिका का ये सवाल बिल्कुल बेतुका लगा, ठीक है, और उन्होंने व्यंग भरे लहजे में उनसे कहा, क्या कहा कि क्या एक नान बाई जो है वो अपना हुनर सीखने के लिए क्या इन सब के पास जाएगा। किस किस के पास, नगीना बनाने वाले के पास, दर्पण बनाने वाले के पास, मीनाकारी करने वाले के पास, रफू करने वाले के पास, या कपड़े रंगने वाले के पास, या तेल बेचने वाले के पास, या पान बेचने वाले के पास। ठीक है, क्या फरमा दिया साहब, मतलब आपने क्या ऐसा क्या प्रश्न पूछा है जो किसी काम का नहीं है। यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो कि ये तो हमारा जो ये नान बाई का काम है, ये तो हमारा खानदानी पेशा है, हमारे खानदान के पूर्वज, हमारे बड़े बड़े लोग इसको करते आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, इल्म की बात पूछी तो जो कुछ भी सीखा, हाँ, यदि आप पूछना चाहते हैं कि मैंने ये हुनर कहाँ से सीखा, तो ये हुनर कहाँ से सीखा, मैंने जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही, मतलब मैंने रोटी बनाने का जो सारा हुनर है वो अपने पिता से ही सीखा। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। वो कह रहा है कि मतलब ये है कि हम किसी भी पेशे की खोज में अपने घर से बाहर नहीं निकले। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है कि यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, कि हम किसी भी पेशे की खोज में, किसी भी व्यवसाय की खोज में अपने घर से बाहर नहीं निकले। जो मतलब बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, जो हमारे बाप दादा के पास था, जो उनके पास हुनर था, हमने उनसे ही पाया, उनसे ही सीखा। और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। और जब हमारे वालिद, जब हमारे पिताजी मरहूम मतलब जब स्वर्ग सिधार गए, मर गए, अल्लाह के पास चले गए, तो
उन्हीं के ठिकाने पर, उन्हीं का पेशा आगे बढ़ाने के लिए उन्हीं की गद्दी पर आ बैठे। ठीक पर मतलब उनके ठिकाने पर, उनकी गद्दी पर। ठीक है, क्या बोलेंगे कि जो भी हुनर था वो हमने अपने पिताजी से सीखा, और जब वो उठ गए, जब वो अल्लाह के पास चले गए, तो क्या किया हमने, उनका पेशा आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनकी गद्दी पर आकर बैठ गए। मियाँ नसीरुद्दीन की आपके वालिद, अब लेखिका ने बोला, पूछना चाह रही थी कि आपके वालिद को क्या हुआ, कैसे गए, कोई बीमारी तो नहीं थी, आदि कई प्रश्न वो पूछना चाह रही थी। तो मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। ठीक है, तो अपने पिताजी को याद करते ही मियाँ नसीरुद्दीन अपने पिताजी की याद में खो गए। भट्टी में गुम हो गई मतलब अपने पिताजी की यादों में खो गए। लगा गहरी सोच में है। लेखिका ने जब मियाँ नसीरुद्दीन को अपने पिता की यादों में खोए हुए देखा तो सोचा कि शायद कुछ गहरा वो सोच रहे हैं, किसी सोच में डूबे हुए हैं। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? लेखिका ने पूछा, क्या आपको अपने पिताजी की याद आ गई? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे। वो कह रहे हैं कि हाँ, मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई। जैसे आपने उनका जिक्र किया, जब पूछा कि भाई आपका ये पेशा आपने कहाँ से सीखा, तो मुझे अपने पिता की याद आ गई। तो वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई, गढ़ैया वाले के नाम से। इनके पिताजी किस नाम से मशहूर थे? मियाँ बरकत शाही नानबाई। और रहते कहाँ थे ये? गढ़ैया वाले, गढ़ैया मोहल्ले में रहते थे। मटिया महल के पास में जो गढ़ैया मोहल्ला था वहाँ पर। तो वो किस नाम से मशहूर थे इनके पिता? मियाँ नसीरुद्दीन के पिताजी किस नाम से मशहूर थे? मियाँ बरकत शाही नानबाई, गढ़ैया वाले के नाम से। और उनके वालिद मतलब उनके मियाँ नसीरुद्दीन के पिताजी के पिता, यानी कि नसीरुद्दीन के दादाजी। ठीक है, यानी कि अब हमारे दादा साहिब थे, वो थे आला नानबाई। क्या नहीं आ रहा? क्लियर नहीं आ रहा मैम, क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, विजन क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको। हाँ,